है ना। इससे क्या होता है कि जो हमारे गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे स्टिमुलेट करते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे हमारे द्रव्य गुना टॉपिक रस के पार्ट 2 की, है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रस चैप्टर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना उसको कंप्लीट किया था और हमने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करेंगे हमारे रस के पार्ट 2 की, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसका एक और पार्ट भी बन सकता है ना। तो 3 पार्ट्स में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज हम बात करेंगे हमारे पार्ट 2 की। तो इससे प्रीवियस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख कर आए, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज पार्ट 2 का, तो वो उसमें है हमारा रसोपलब्धि। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रस का ज्ञान, ये पता लगना कि जो द्रव्य हमने ग्रहण किया है उसमें कौन सा रस है, उसे हम रसोपलब्धि कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताया कि रस का जो हमें ज्ञान है वो 3 साधनों से हो सकता है। तो वो 3 साधन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष, सेकेंड इज अनुमान एंड लास्ट वन इज आप्तोपदेश। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इन तीनों तरीकों से किस तरह से हमें जो रस का ज्ञान है वो हो सकता है। सबसे पहले हमारा प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे हमारे आचार्य चरक ने बोला कि रसो निपाते द्रव्या नाम। इसका अर्थ है कि द्रव्य का जब रस इंद्रिय पर स्पर्श होता है तब मधुर आदि रसों का ज्ञान होता है ना। अधिकतर द्रव्यों के रसों का ज्ञान इसी प्रकार से होता है ना। यहाँ पे सीधा सीधा यही बताया कि किसी भी जो द्रव्य के रस का ज्ञान है तो वो तभी होता है जब उसका स्पर्श हमारी रस इंद्रियों से होता है या फिर हमारी जीह्वा से होता है, तो उससे डायरेक्टली हमें उस जो द्रव्य है उसके रस का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्या बताया कि किसी भी द्रव्य के रस पता करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय यही है कि उसको रसेंद्रियों पर रखें और मधुर अमल आदि रस का पता कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आम्र का रस मधुर, इमली का रस अम्ल रस। तो ये डायरेक्टली जब हम इनको अपने रस इंद्रियों पर रखेंगे यानी कि अपनी जीभा पर रखेंगे तो इनका डायरेक्टली हमें रस का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद बताया कि कुछ द्रव्यों के रस का ज्ञान अनुमान तथा आप्तोपदेश से भी होता है ना। इसको बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम प्रत्यक्ष के टाइप्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले है हमारा घ्राण प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे बताया कि अमल द्रव्यों की विशिष्ट गंध से उसके अमल द्रव्य का ज्ञान होता है। इसके एग्जाम्पल नींब दी गई है। उसके बाद है चक्षु प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे बताया कि पके फल को देखकर ज्ञान हो जाता है कि यह मधुर रस से युक्त है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पर्श इंद्रिय प्रत्यक्ष, यानी कि कटु रस वाले द्रव्य त्वचा से लगने पर दाह उत्पन्न करते हैं। वह फल की मृदुता व कठोरता का ज्ञान होता है, यह मधुर या अमल रस युक्त है या नहीं, ये हमें स्पर्श इंद्रिय द्वारा, है ना, ये जो प्रत्यक्ष है उसके द्वारा हमें पता चलता है। नेक्स्ट बात की गई है अनुमान प्रमाण की, है ना। अनुमान प्रमाण से रस की उपलब्धि क्या है? तो यहाँ पे बताया कि किसी भी द्रव्य के कर्मों को देखकर हम उसके रस का अनुमान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वर्ण के मधुर रस का अनुमान उसके बृहन तथा हृदय आदि कर्मों को देखकर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आप्तोपदेश प्रमाण, यानी कि उससे हम रसों की उपलब्धि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि अनुरस का ज्ञान विशेषतः आप्तोपदेश से ही करते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने इन तीनों को कंसाइज करके समझाया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश को। तो यहाँ पे लिखा कि रस का सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है। उसके बाद रस का विशेष ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा होता है और लास्ट में रस का जो प्रायोगिक ज्ञान है ना, वो आप्तोपदेश प्रमाण द्वारा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक रसोपलब्धि। उसके बाद नेक्स्ट आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग, है ना, जो हमारा पाथवे ऑफ टेस्ट परसेप्शन है ये समझाया गया है। सबसे पहले, है ना, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, है ना, जब हम किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो सबसे पहले जो उनका स्पर्श होता है वो हमारा टेस्ट बड से होता है। टेस्ट बड में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो उसमें हमारे टंग और बकल कैविटी एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं, है ना। जब कोई भी फूड पार्टिकल है वो जब इनके कांटेक्ट में आता है तो ये हमारे बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, है ना, जो कि ये रिसेप्टर हमारे लीड करते हैं डीपोलराइजेशन को, है ना। इससे क्या होता है कि जो हमारे गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे स्टिमुलेट करते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को, है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स आगे क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा सोलिटरी न्यूक्लियस होता है ना उसका जो वेंट्रल
पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस होता है जो हमारा थैलेमस में प्रेजेंट होता है, ये उसको स्टिमुलेट करते हैं। और लास्ट में जो हमारा गस्टेटरी कोटेक्स है ना, जो हमारा कोर्टिकल टेस्ट सेंटर है, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, आप चाहो तो अपने एग्जाम में बना सकते हो, है ना। ये तो मैंने एनसीईआरटी से ही बनाया डायग्राम टंग का, है ना, तो ये भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद है रसों के लक्षण, गुण और कर्म और दोष धातु मल। ठीक है, सबसे पहले रसों का मल पर कर्म, है ना, उनका दोष पर और धातु पर क्या कर्म होता, तो ये समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे 3 रस हैं, है ना, मधुर अमल लवण, तो ये हमारे श्रेष्ठ विन्न मूत्र मारुत, है ना, हमने पहले भी ये वर्ड बहुत बार सुना है कि इसका अर्थ होता है कि जो हमारे मल मूत्र को निकालने वाले, यानी कि उनका निष्कासन करने वाले होते हैं, ये हमारे एक्ट करते हैं एज अ डायोरेटिक। तो ये जो हमारे तीनों रस हैं, तो ये हमारे श्रेष्ठ विन्न मूत्र मारुत होते हैं। उसके बाद इनका कर्म क्या है, तो ये हमारा वात अनुलोमन मल मूत्र निष्काशक, यानी कि ये, है ना, इसका अर्थ यही है श्रेष्ठ विन्न मूत्र मारुत, तो ये हमारे इसके कर्म है। उसके बाद जो हमारे आखिरी के 3 रस होते हैं, कटु तिक्त कषाय रस, तो ये हमारे बद्ध विन्न मूत्र, यानी कि हमारे मल मूत्र को रोकने वाले, उनको बांधने वाले, तो इनका कर्म क्या है, तो इनका गात अनुप्रतिलोमक कर्म, और ये हमारे मल मूत्र को बांधने वाले यानी कि बद्ध विन्न मूत्र कहलाते हैं। उसके बाद रसों के गुण और उनके कर्म क्या होते हैं, दोष धातु मल पर। सबसे पहले जो हमारा मधु रस है, इसमें हमारे स्निग्ध, शीत, गुरु और मृदु जो गुण है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे कफ को बढ़ाने वाले, अगर कफ को बढ़ाएंगे तो ये वात को शमन करेंगे, और साथ में ये पित्त का भी शमन करने वाले होंगे। ठीक है, मधु रस का सेवन करने से हमारी धातुओं की वृद्धि होती है, ये हमें कांति वर्धक, आयुष्य, स्तन्यवर्धक, सातम्य और प्रसादन कर्म करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमल रस, तो इसमें लघु, उष्ण और स्निग्ध गुण प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे कफ और पित्त को बढ़ाने वाले और वात का शमन करने वाले होते हैं। ये भी हमारे धातुओं को बढ़ाते हैं, है ना। साथ में ये हमारा बल्ले और बृहन कर्म वाले होते हैं, और ये हमारे ओज का और शुक्र का नाश करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा लवण रस है, तो ये हमारे स्निग्ध, गुरु और उष्ण तीक्ष्ण गुण के होते हैं, है ना। ये भी हमारे कफ और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं और वात का शमन करने वाले होते हैं। साथ में ये भी हमारे धातुओं को बढ़ाते हैं, और साथ में ये अवृष्य, यानी कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको डिक्रीज करने वाले होते हैं, शैथिल्य होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि जो हमारे फर्स्ट के जो हमारे 3 रस हैं, ये हमारे तीनों ही धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कटु रस, तो ये हमारा रूक्ष्ण, उष्ण और लघु गुण का है ना। ये हमारा वात और कफ को बढ़ाने वाला और पित्त का शमन करने वाला है ना। ये धातुओं का भी शमन करता है, और ये अवृष्य, लेखन और बद्ध विन्न मूत्र मारुत वाला इसका जो कर्म है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा तिक्त रस, तो ये हमारा रूक्ष, शीत और लघु गुण का है, हमारा वात को बढ़ाने वाला, पित्त और कफ का शमन करने वाला होता है। साथ में ये भी हमारा धातुओं का शमन करता है ना। ये वसा, मेद, लसिका, मज्जा का शोषण करने वाला तथा उनकी शुद्धि करने वाला होता है। लास्ट में जो हमारा कषाय रस है, तो इसमें हमारे रूक्ष, शीत और गुरु गुण प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये हमारा वात को बढ़ाने वाला और पित्त और कफ का शमन करने वाला होता है ना। साथ में ये सर्व धातु शोषक भी होता है ना। साथ में ये हमारे स्तोतस और कंठ को बंद करने वाला होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रसों के गुण, है ना, उनके कर्म, दोष, धातु, मलों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रसों का लक्षण। सबसे पहले जो हमारा मधु रस है ना, यह मुख पर रखते ही शीघ्र फैलने वाला, तृप्तिकर, शरीर में मृदुता लाने वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा अमल रस, तो ये दांतों को खट्टा करता है, लाला स्राव, स्वेद कारक, मुख बोधन करता है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण है। नेक्स्ट हमारा जो लवण रस है, तो ये हमारा मुख पर गीलापन उत्पन्न करता है, लाला स्राव तथा भोजन में रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है। जो हमारा कटु रस है, वो हमारा जीवा का स्पर्श करते ही दाह का उत्पन्न करता है ना। शरीर में सुई चुभने सी पीड़ा तथा मुख में चिमचिमाहट करता है।
उसके बाद जो हमारा तिक्त रस है ये हमारा जीवा का स्पर्श करते ही जीवा की शक्ति को नष्ट कर दे, है ना। जीवा प्रिय ना हो तो ये हमारा शोष करने वाला होता है। लास्ट में जो हमारा कषाय रस है तो ये हमारा जीवा का स्पर्श करते ही स्तंभ और जड़ता को उत्पन्न करता है तथा मुख को सुखाने वाला और हृदय को पीड़ित करता है। तो ये थे हमारे रसों के लक्षण, है ना। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हमारे पार्ट 2 में, है ना। अगले पार्ट में जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में।